वहै। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानिताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के प्रभाव संपन्न होते हुए धीरे से हमारे बीच आज आए हैं नीरज मेघार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अंतर्गत से। हम भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ आने पर। हमारे साथ विद्यमान हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डायरेक्टर सेंटर फॉर योगी स्टडीज, गुलाब खुराना जी, और हमारे माताएं बहनें और हमारे छोटे भाई और आज का सेशन विशेष होने वाला है। भाई ने विशेष रूप से गाय के ऊपर हमारे जो मेघार्थी भाई आए हैं नीरज मेघार्थी भाई इंटरनेशनल योगा टीचर हैं। इन्होंने पंचगव्यों से विशेष रूप से रिसर्च किया है और फाउंडर हैं, ये डायरेक्टर हैं वेद अमृता फाउंडेशन के, जिनका मुख्यालय हिसार में है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जो दुनिया का पहला रिसर्च पेपर है जो पंचगव्य के ऊपर लिखा गया है, जिसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पंचगव्य डाइट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। पंचगव्य के हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, रिसर्च विशेष रूप से ये गाय माता पे कर रहे हैं। इनका टॉपिक जो रिसर्च का है वो योग और गाय का। गाय के बगैर हमारा योग अधूरा है और इस चीज के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने इसमें रिजल्ट भी निकाले। ये इन्वेंटर हैं वैदिक मेडिटेशन एंड गौ प्राणा थेरेपी। गौ माता की जो सेवा करते हैं वो एक तरह से थेरेपी होती है, वो किस तरह से प्रभावी होती है इस बारे में भी भाई हमें बताएंगे विशेष रूप से। ये योग के क्षेत्र में यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, YCB क्वालिफाइड है और इनकी जो शिक्षा जो ग्रेजुएशन है और MA है वो पूरा योग के माध्यम से ही इन्होंने कंप्लीट किया है और बहुत सारी वर्कशॉप्स इन्होंने इंटरनेशनल तौर पे अटेंड की हैं। भाई की उपलब्धियां बहुत हैं और उम्र इनकी बहुत कम है, तो इनकी उपलब्धियां और वो आप अभी आने वाले समय में क्लास के दौरान देखेंगे और महसूस भी करेंगे कि किस तरह इनका जो अपना अनोखा तरीका है, किस तरह से आप जो इन्होंने टॉपिक रखा है कि अपने मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, उसको मैनेज रख सकते हैं। और ये आजकल परीक्षा आने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी होगी कि ऐसे करना चाहिए। आज ये प्रैक्टिकली आपको फील कराएंगे, महसूस कराएंगे कि आप इस तरह से अगर प्रैक्टिकली करते हैं तो आप अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हैं। तो ज़्यादा बात हम नहीं करते हुए हम प्रैक्टिकली भाई से अभी सीखेंगे। भाई धीरे धीरे आगे। धन्यवाद नरेश। सर्वप्रथम मैं इस दिव्य प्रांगण को ऋषि दयानंद जी के जो संकल्पों को आगे बढ़ा रहा है प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय मैम, ईश्वर मैम, सम्मानित जितने भी शिक्षकगण यहाँ पे हैं और आप सभी योग साधक, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। एक दूसरा सौभाग्य मेरा ये भी है कि आज आचार्य जी से भी पहली बार मिलना हुआ है। सौभाग्य मेरा रहा, मैम से 2 बार मेरे को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हमारे गुरुजनों का भी हमें आशीष मिला, सानिध्य मिला। मैं सीधा विषय पे आता हूँ। आज का जो विषय है योगा थेरेपी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे तनाव है क्या और उसके बाद में उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी लगभग 6:30 बजे हैं। अगले 15-20 मिनट हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तनाव के बारे में, समझने का प्रयास करेंगे तनाव होता कैसे है, ये है क्या, कितने प्रकार का होता है, कैसे हमारे शरीर को मन को प्रभावित करता है। और फिर दूसरी श्रेणी में हम फिर इसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे कि इसका समाधान क्या है। उसमें फिर हम 2 क्रियाएं मुख्य तौर पे आज हम करेंगे। तनाव की यदि हम चर्चा करें, स्ट्रेस, तो तनाव मैं प्रयास करूंगा जितनी सरल भाषा में आपको प्रेषित कर सकता हूं उतना सरल भाषा में आपको प्रेषित करने का मैं प्रयास करूंगा। तनाव मुख्य तौर पे हम ये समझेंगे कि एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन। किसके लिए रिएक्शन? किसी भी सिचुएशन, डिमांडिंग सिचुएशन को हल करने के लिए, उससे कोप अप करने के लिए एक स्थिति हमारे शरीर की, हमारे मन की बनती है और उसको नाम दिया गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए रिएक्शन। रिएक्शन है किसी भी चैलेंज को, किसी चुनौती को। जब हम कोई चुनौती हमारे सामने आती है तो हमारी उस समय पे क्या स्थिति बनती है। जैसे सांप हमारे सामने आए तो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है, वो स्थिति बन गई एक रिएक्शन। उसको देखते के साथ में सांप को जो शरीर में होता है वो तनाव है, जो मन में होता है वो तनाव है। सांप को देखते ये 2 प्रकार का मुख्य तौर पे 2 प्रकार की कैटेगरीज में ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। तनाव अच्छा भी होता है और तनाव बुरा भी होता है। कई बार ये कहते हुए आप पाएंगे कई लोगों को कि तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि हम जीवन में तनाव नहीं लेंगे तो जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये भी एक सत्यता है। तो वो तनाव जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है, उस तनाव का नाम है यूस्ट्रेस। इसको दूसरा नाम पॉजिटिव स्ट्रेस इसको बोलते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। ऐसे तनाव को पॉजिटिव स्ट्रेस या दूसरा नाम यूस्ट्रेस हम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे पूरे साल हमने कम पढ़ाई करी, ठीक है, एग्जाम आ गए, परसों एग्जाम है, हमें क्या करना पड़ेगा? तनाव लेना पड़ेगा परीक्षा पास करने के लिए। अगर तनाव नहीं लिया तो फिर फेल हो जाएंगे, फिर परमानेंट तनाव में चले जाएंगे। तनाव लेना पड़ेगा। हम विशेष तौर पे हम जब भी कोई ऐसी कंडीशन हमारे पास में आती है तो हम क्या करते हैं? 2 प्रकार के रिस्पॉन्स, प्रतिक्रियाएं होती हैं। या तो फाइट करते हैं उस कंडीशन के साथ में, या फिर फ्लाइट कर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। जैसे मैंने बताया टाइगर आ गया हमारे रूम में तो हम क्या करेंगे? या तो वहाँ पे कोई हथियार है, वहाँ लेके उसको मारेंगे, फाइट करेंगे, या फिर वहाँ से खिड़की विड़की में से नीचे सीधा भाग जाएंगे, वहाँ से फाइट करेंगे या फिर फ्लाइट करेंगे। तो तनाव जो है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेना चाहिए, होता है सामान्य प्राकृतिक रूप से। ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अक्यूट स्ट्रेस। कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए।
जो नुकसान वाली बात है वो दूसरे प्रकार का तनाव है जो लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, पूरी दुनिया को। उस स्ट्रेस का नाम है डी स्ट्रेस। और ये जो तनाव की बातें पूरी दुनिया में अब हो रही हैं, तनाव को कम करना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए, वो डी स्ट्रेस के लिए हो रही है। क्या है ये डी स्ट्रेस? ऐसा तनाव जो लंबे समय से हमारे भीतर है, जा ही नहीं रहा। आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन लेते के साथ में आपने तनाव लेना शुरू किया, परीक्षा में क्या करूंगा, परीक्षा में क्या करूंगा। हर दिन आप तनाव ले रहे हो परीक्षा के लिए। दैट इज द डी स्ट्रेस एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यू स्ट्रेस अच्छा है, डी स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको आप एक तरीके से ऐसे समझेंगे कि रोजाना हम किसी स्ट्रेंज किसी प्लेस पे गए, वहाँ पे रहना शुरू किया। कभी कोई व्यक्ति एक दिन के लिए किसी ने हमें डरा दिया, उसके बाद में वो जीवन में कभी नहीं आया। तो एक दिन जब डराया उसने हमें, कोई टेररिस्ट था, कोई चोर था, कोई लुटेरा था, है ना, तो कुछ समय के लिए वो हमारे मन में रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम भूलते गए कि कोई चोर, कोई डकैत हमारे घर में आया। लेकिन हम ऐसे स्थान पे रहना शुरू कर दें जिसमें रोजाना चोर और डकैत आते हो और परमानेंट ऐसी स्थिति बनती हो, दैट इज द डी स्ट्रेस। एक दिन के लिए कोई बात नहीं, ले सकते। तो मुख्य तौर पे हम स्ट्रेस को इन दो भागों में विभाजित करते हैं। अब जो बात आती है, जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जो तनाव है ये शरीर को कैसे प्रभावित कर रहा है। दुनिया के रिसर्चर, साइंटिस्ट क्यों इसके पीछे लगे हुए दिन रात शोध करने के लिए कि भाई तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होना चाहिए, तनाव लोगों में बढ़ रहा है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? होता क्या है जब तनाव में हमें जब क्रोनिक स्ट्रेस होने लगता है, जब लंबे समय से तनाव हमारे अंदर परसिस्ट करता है, तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये अब जानने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। इसको हम एक कोड से डिस्क्राइब करते हैं, एक कोड से, जिस कोड का नाम है, 4 अक्षरों का वो कोड है, 4 अल्फाबेट्स का, है ना। पहला अल्फाबेट है पी, क्या है? पी। दूसरा एन, क्या है? तीसरा ई, चौथा आई। ये अगर अपने को तनाव समझना है कि भाई तनाव लेंगे तो होगा क्या, इन 4 अल्फाबेट से हम पूरे तनाव को समझ जाएंगे, केवल 4 अल्फाबेट से। अब यहाँ पे पी क्या है? रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी। पी मतलब रिलेटेड टू साइकोलॉजी। एन क्या है? रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम, एन, ठीक है। तीसरा है ई, रिलेटेड टू आवर एंडोक्राइन सिस्टम। और चौथा है आई, रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। हम सब जब ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं ना, तो हो सकता है किसी को स्ट्रेस हो जाए, ये क्या क्या चल रहा है। तनाव स्ट्रेस फ्री होके बहुत आसान ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ। हम जो सेशन प्रैक्टिकल का शुरू करेंगे ताकि आपकी समझ बने एक बार तनाव के बारे में कैसे होता है, तो फिर हम इसको कोप अप आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो पी एन ई आई, यहाँ पे पी है साइकोलॉजी, इसको इस रूप में समझेगा। जैसे ही हमने तनाव लिया, सबसे पहला हमारा जो साइकेट्रिक पैटर्न है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो थॉट पैटर्न है, उसमें डिस्टरबेंस आता है, उसमें समस्या आती है। सबसे पहला पी मतलब तनाव, स्ट्रेस। कौन सा? डी स्ट्रेस। उसके बाद में इट डायरेक्टली अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम। किसको प्रभावित करता है? जैसे ही हमने तनाव लिया, लंबे समय से हम तनाव में यदि हैं, तो हमारी नर्वस सिस्टम हमारा एक नेगेटिव वे में इंपैक्ट होता है। अब नर्वस सिस्टम में भी कौन सा हिस्सा इंपैक्ट होता है? उसका नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग? ऑटोनोमिक, जिसके फिर दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 2 हिस्से हैं वो बताओ? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अपने को ये देखना है कि कैसे ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास में सांप आया और सांप लगातार रहने लगे, लगातार डरा रहे हैं। हियर स्नेक इज द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर किसको बोलते हैं? जो हमें तनाव देता है उसको स्ट्रेसर बोलते हैं।
सांप क्या है, यहाँ पे हम उदाहरण लेके चल रहे स्ट्रेसर। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, जैसे हमारे भीतर हमें दिखा हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न बिगड़ा, और उसके तुरंत बाद हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज अनबैलेंस हो गई। कैसे अनबैलेंस? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, इतना ज़्यादा कि इसमें फिर कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे क्या क्या होता है, जब भी हमारे पास में स्ट्रेसर आता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज बढ़ने से अभिप्राय ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सांप देखा, कुत्ता देखा, चीता देखा, क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हमारी आंखों की पुतलियां क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, आंखों की पुतलियां फैलेंगी। और क्या होगा? हमारे शरीर में जो एब्डोमेन, जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो पाचन चल रहा था, जो डाइजेशन चल रहा था, अब क्योंकि कोई स्ट्रेसर आ गया, हमारा ब्रेन डायरेक्टली मैसेज करेगा कि भाई यहाँ का खून जो है ना पैरों में दो, हाथों में दो, और अब क्योंकि भागने के लिए तैयार हो, भागने के लिए तैयार हो। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तनाव मत लिया करो, पेट साफ नहीं होगा, तनाव मत लिया करो, एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है। तनाव लिया, एब्डोमेन कैविटी में जो ब्लड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हेंस कर रहा था, वो अब हमारे लिम्स में जाएगा, पैरों की तरफ ज़्यादा, ब्रेन की तरफ, क्योंकि दिमाग को सोचना है कि मेरे को सांप आ गया, क्या करना है, लाठी लेके आनी है, भागना है यहाँ से। तो ब्रेन को अब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है, ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता है। तो फिर वो वाला रक्त जो है वो ब्रेन में जाएगा, और फिर हो सकता है फिर हमारे हाथों में आएगा ज़्यादा, फिर पैरों में जाएगा। यहाँ की एक्टिविटी, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस कम हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। और क्या होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं? तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेके जोड़ के और ऑर्गन्स को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस समय। आपने देखा है ना, तनाव में होने के बाद में सांसें तेज तेज चलना शुरू हो जाती है, और मन और सांस एक दूसरे से जुड़े हुए। हठयोग में आता है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो? चले वाले निश्चले निश्चल। मन और श्वास, प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए। जो ही आपको, आपका मन में कोई फियर फैक्टर आया, आपकी सांसें तेज होगी, आपकी सांसें तेज। तो आरबीसी क्या करेंगे? आरबीसी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, आरबीसी का काम बढ़ गया। फिर दूसरा जो हमारा क्लोटिंग सिस्टम है ना शरीर में, वो भी एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव। क्लोटिंग मतलब ब्लड क्लोट, मतलब भाई चोट भी लग सकती है मेरे, क्या पता स्नेक बाइट कर दे, क्या पता मैं कहीं से गिर जाऊं। तो हमारा जो क्लोटिंग सिस्टम है वो भी हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमारी जो लंग्स है ना, लंग्स, उसमें जो एयरवेज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियल्स है, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से हवा पास होती है, ऑक्सीजन पास होती है, वो भी डायलेट हो जाता है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स, कोई भी स्ट्रेसर हमारे पास में आता है, हमारे हार्ट की रेट बढ़ जाती है, दिल तेजी से धक 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 होता है ना। पता नहीं स्नेक का किसी ने एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुत्तों का तो लगभग सबने एक्सपीरियंस कर लिया। तो कोई कुत्ता पीछे पड़ता है तो क्या होता है, ऐसे हार्ट बीट ऐसे तेज जैसे अभी निकलेगा बाहर। इसका मतलब क्या हुआ? नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब आदमी रिलैक्सेशन वो खत्म हो जाता है व्यक्ति का। अब जैसे ही आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी, जैसे ही आपके नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इनहेंस हुई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी नीचे गई, ब्लड प्रेशर नीचे गया, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, आपका जो है पल्स रेट की जो एक्टिविटी है वो डाउन हुई। तो उसके बाद में सीधे का सीधा ये जो परिवर्तन है सिंपैथेटिक अराउजल का, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा तीसरे अल्फाबेट को, जिसका नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम।
और इसको कैसे करेगा, इसको हम एक एक्सिस से समझते हैं, जिस एक्सिस का नाम है HPA एक्सिस। क्या नाम है? यहां पे H क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ना, कहाँ होती है? ब्रेन में। उसके तुरंत नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। और उसके फिर हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। तो जैसे ही हमारे साथ ऐसा होना शुरू हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, हमारा पल्स रेट बढ़ा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, तुरंत की तुरंत हमारे हार्मोन सिस्टम में पूरा HPA एक्सिस अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अनबैलेंस क्या होगा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, एक हार्मोन को, जिस हार्मोन का नाम है CRH। क्या नाम है? हाँ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये फिर H से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से नीचे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH। ठीक है, और फिर वहां से पिट्यूटरी को जैसे ही स्टिमुलेशन आया, पिट्यूटरी ने जैसे ही ACTH हार्मोन रिलीज किया, ये धीरे से जाएगा ब्लड में मिलते हुए कहां पे? किडनी के पास, एड्रेनल ग्लैंड के पास। और एड्रेनल ग्लैंड फिर कई हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसमें एक हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन, दूसरे हार्मोन का नाम है नॉन एपिनेफ्रिन, एक हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बोलते हैं। अब सामान्य तौर पे ये HPA एक्सिस की एक्टिविटी हम सबके भीतर होती है, लेकिन जब सिंपैथेटिक अराउजल होता है तो ये हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ये है समस्या। कोर्टिसोल बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बूस्ट हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स वो कम हो जाते हैं। और फिर यहां पे जब ये हार्मोन्स गेम चलता है, एंडोक्राइन सिस्टम का जब ये गेम शुरू होता है, ये फिर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है लास्ट अल्फाबेट को, जिसका नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। जब ऐसा गेम चलना शुरू होता है हमारे शरीर में, हमने क्या किया? केवल तनाव लिया और देखो ऐसा गेम चलना स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर लास्ट में इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या होता है? इम्यून सिस्टम में ये होता है कि हमारी जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, कौन कौन सी इम्यून सेल्स? जैसे लिम्फोसाइट्स, जैसे T सेल्स, जैसे B सेल्स, जैसे NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जैसे फैगोसाइट्स, ये सारी की सारी ये एक तरीके से इनकी एक्टिविटीज धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फिर तनाव से कैंसर भी होता है, क्योंकि फैगोसाइट्स की एक्टिविटी कम होगी, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी कम होगी। आपने तनाव किया, आपने हजारों बीमारियों को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि तनाव क्या कर रहा है? यहाँ से साइकोलॉजी इज डायरेक्टली कोरिलेटिंग विद आवर इम्यूनोलॉजी। यहाँ से हमें क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि यदि आपने तनाव लेना शुरू किया, आप इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से एक और बात क्या समझ में आई? यहाँ से एक और दूसरी बात ये समझ में आई, यदि आपको इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है तो क्या करो? स्माइल करो। क्या करो? स्ट्रेस फ्री रहो। यहाँ से एक दो कोरिलेशन समझ में आ रहे हैं, है ना? स्ट्रेस लिया, इम्यूनिटी खत्म होगी। इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है तो बूस्टअप डोज की आवश्यकता नहीं है, इतनी नेचुरली बूस्टअप करता है। जब आप खुश रहते हैं तो नेचुरली बॉडी की फिजियोलॉजी पूरी की पूरी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चेन है BNEI की, ये स्ट्रेस कैसे हमारी बॉडी को रिएक्शन जो है प्रभावित करता है, ये हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। अब ये जो तनाव लेने से जो सिस्टम ऐसा हो रहा है, ये पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सबका HPA एक्सिस की एक्टिविटी अनबैलेंस हो रही है। लगभग मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं केवल USA के डाटा की बात करूं, अमेरिका के डाटा की, तो लगभग 35% वहां की जनसंख्या ऐसी है जो साइकेट्रिक ड्रग्स पे अपना जीवन पूरा व्यतीत करती है। 35% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ US, 35% जनसंख्या। अगर मैं भारत की बात करूं, केवल एक बीमारी जो स्ट्रेस से पैदा होती है, जिसका नाम है डिप्रेशन। 6 करोड़ लोगों के भारत में डिप्रेशन है। इसके अलावा तो और बीमारी अलग है, साइकोलॉजिकल में एंजाइटी अलग है, बायोपोलर डिसऑर्डर अलग है, स्किज़ोफ्रेनिया अलग है, ये तो अलग है। केवल डिप्रेशन का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 6 करोड़ लोगों के डिप्रेशन है और बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में स्ट्रेस पैर पसार रहा है।
और इस स्ट्रेस की वजह से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, जिसको साइंटिस्ट एक नाम से, एक टर्म से डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? क्या मतलब हुआ इसका? साइको मीन्स माइंड, मेटिक मतलब बॉडी, which first comes into the mind and then affects the body. Those disorders are called psychosomatic disorders. बढ़ रहे हैं। डायबिटीज क्या है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। बड़ा कारण है तनाव डायबिटीज का, जानते हैं हम? कैसे है? तनाव लिया, तनाव लेने के बाद में फिर क्या हुआ? हमारा जो भगवान ने जिम्मेवारी दी थी श्वेत रक्त कणिकाओं को, कितनी सुंदर जिम्मेवारी दी थी भाई, आपका काम है कि आप किसी भी दुश्मन को एंटर ना करने दें, है ना? जैसे हमारी सरकारें देखती ना, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स लोगों को जिम्मेवारी, है ना, हमारे नौजवानों को, हमारे सिपाहियों को, कि भाई बाहर का चीन का आदमी नहीं घुसना चाहिए, भीतर पाकिस्तान का नहीं आना चाहिए। वैसे ही भगवान ने जिम्मेवारी दी श्वेत रक्त कणिकाओं को, बाहर का कोई भी पैथोजेंस, बाहर का कोई भी बैक्टीरिया, बाहर का कोई भी वायरस आना नहीं चाहिए। अब आपने ले लिया तनाव, तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि हमारा जो ये बार बार अगर हम तनाव लेते हैं तो ये जो इम्यून सिस्टम, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ये सोचता है यार वायरस भी नहीं आया, बैक्टीरिया भी नहीं आया, पैथोजेंस भी नहीं आया, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है शरीर में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? तो फिर क्या करता है? वो पूरे शरीर में सर्च आउट अभियान चलाता है। इम्यून सिस्टम जो WBCs हैं पूरे शरीर में फैलने लगती है कि गड़बड़ कहाँ पे है, और घूमती लगती है, कुछ नहीं मिलता उसको, तो फिर वो अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर ही खो देता है इम्यून सिस्टम। और फिर वो क्या करता है? फिर यहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं, जहाँ पे जो जेनेटिकली वीक ऑर्गन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से घुटनों में पेन होना स्टार्ट होगा, बिना कुछ किए, बिना कोई इंजरी हुए घुटनों में दर्द। क्यों हुआ? क्योंकि आपने तनाव लिया, और तनाव लेने के कारण से आपकी इम्यून सिस्टम, आपके जो ही सर्कुलेट हुए, उसको सबसे ज्यादा जेनेटिकली वीक ऑर्गन आपके घुटने लगे, और उसने उसी पे अटैक करके उसकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा दिया, आपको आर्थराइटिस हो गया। तो जहां जहां पे जिस भी व्यक्ति का जो भी जेनेटिकली वीक ऑर्गन होता है, वहां पे फिर ये WBCs अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर खोने के बाद उस हिस्से को इंपैक्ट डालते हैं और उसको फिर वहां पे बीमार बना देते हैं। इस केस में जिसका पेनक्रियाज जेनेटिकली वीक है, स्ट्रेस उस पेनक्रियाज को पे अटैक करके उसमें जो बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? कौन करता है? पेनक्रियाज में कौन सी सेल्स? बीटा सेल्स, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है और इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है। इंसुलिन के चाबी है, वो कोशिकाओं को खोलती है, भाई ग्लूकोज आ गया, खाना खा लिया, अब इंसुलिन पेनक्रियाज चाबी छोड़ता है, चलो दरवाजे खोलो कोशिकाओं के, वो चाबी जाती है, दरवाजे खोल देती है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है ना। लेकिन चाबी अगर नहीं है हमारे पास में, तो फिर वो ग्लूकोज क्या होगा? बाहर इकट्ठा रक्त में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, वो ब्लड चेक करेगा, कहेगा भाई शुगर बढ़ा हुआ है। बढ़ा कैसे? तनाव लिया, तनाव से बढ़ा शुगर। वैसे एक बीमारी है हाइपर एसिडिटी, तनाव के कारण से। वैसे ही एक बीमारी है माइग्रेन, एक बीमारी है सिर दर्द, एक बीमारी है एलर्जी। तो जितनी भी बीमारियां हैं, इनका एक बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। इनको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और इनके बाद में फिर हम जाते हैं किसके पास में? जब हमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, किसके पास जाते हैं? कहाँ जाते हैं? साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद में हमारी ये समस्या कम होने की बजाय क्यों बढ़ जाती है, ये समझने वाली बात है। हमें योग क्यों चाहिए? हमें हमारा जीवन योग में क्यों बनाना है? हमें योग का प्रचार क्यों करना है? योग का प्रसार क्यों करना है? योग का अध्ययन क्यों करना है? योग का अध्यापन क्यों करना है? ये बात यहाँ से शुरू आएगी कि हमें ये पता चल रहा है कि जितनी भी कन्वेंशनल मेडिकेशंस हैं, जितनी भी मॉडर्न मेडिकेशन है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, इसके पास में इन चीज़ों का कोई स्थायी समाधान नहीं है। देयर इज नो एनी स्टेबल सॉल्यूशन फॉर द मेडिकल सिस्टम। कोई भी परमानेंट समाधान, स्थायी समाधान नहीं। मैं छोटे छोटे एक दो उदाहरण देता हूँ, है ना, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। तो
डॉक्टर जाते के साथ में एक टाइप ऑफ ड्रग्स देते हैं, कैटेगरी ऑफ ड्रग्स देते हैं जिसका नाम है SSRI। SSRI इसको हम बोलेंगे सेरोटोनिन रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, ये देते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको इनहेंस करते हैं। ठीक है। एक दूसरा डॉक्टर्स एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स देते हैं जिसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। एक तीसरे प्रकार के डॉक्टर्स ड्रग्स देते हैं जिसको बोलते हैं SNRI। ये होता है नॉन एपिनेफ्रिन रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो ये देते के साथ में हमारी जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें खुशी का अनुभूति करवाते हैं, आनंद की अनुभूति करवाते हैं, कुछ समय के लिए बढ़ा देती है दवाइयाँ। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि कुछ समय बढ़ाने के बाद में जो इनका गेम चलता है वो अलग है। इनका गेम क्या है, इनका गेम ये है कि ये कुछ समय बढ़ाने के बाद में शरीर को दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में ले लेते हैं। जैसे ये दवाई अगर बार बार किसी ने खाई तो उसको ब्लड विजन धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू होगा। ये दवाइयाँ हमारे किडनी पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये दवाइयाँ हमारे लीवर पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये दवाइयाँ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती हैं। और धीरे धीरे एक चीज के लिए हमने बीमारी, एक व्याधि के लिए हमने दवाइयाँ लेनी शुरू करी थी, बाद में 1 साल बाद खाते खाते 1 साल बाद पता चला कि 3 बीमारियां और हो गई उन दवाइयों के कारण से। इतने इनके साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान चाहिए जो 0 साइड इफेक्ट हो और बड़े ही इफेक्टिव और बड़े ही ऑथेंटिक वे में स्ट्रेस को मैनेज करे, जो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, योगा थेरेपी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ऐसा टूल क्या है, ऐसा टूल है योगा। योगा नहीं, क्षमा चाहता, योगा बना दिया हम सब ने, अंग्रेजी बोल योग। अब प्रश्न ये उठता है कि जी आपने एक टूल बताया योग, ये क्यों बताया, इसके पीछे की ऑथेंटिकेशन क्या है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा दूंगा। जब आप पबमेड पे जाओगे, एक डेटाबेस है, रिसर्च डेटाबेस, वहां पे जब आप 2 कीवर्ड डालोगे योगा एंड स्ट्रेस, आपको वहां पे 1500 रिसर्च पब्लिकेशंस मिलेंगे अच्छे जर्नल्स में, जिसमें से मेटा एनालिसिस भी हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू भी हैं, RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी हैं। लगभग वो सारी की सारी स्टडीज ये बता रही हैं, और वो केवल भारत में नहीं है। मतलब कोई ये सोचे कि भाई भारत वाले तो मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, बाहर के विदेशियों ने भी, विदेशों के लोगों ने भी इस पे बहुत जबरदस्त काम किया है। और वो लगभग स्टडीज ये क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट चेंज एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द स्ट्रेस। कब, जब योगा थेरेपी, योग चिकित्सा से कोई व्यक्ति को इंटरवेंशन दिया जाता है। ऐसे ही जब एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप गूगल स्कॉलर पे जाओगे, वहां पे ये 2 कीवर्ड डालोगे योगा स्ट्रेस, वहां पे आपको 6000 से ज्यादा रिसर्च पेपर मिलेगा तो क्लियरली ये बता रहे हैं। साइंटिफिक डेटा की बात कर रहा हूं, हमारे ऋषि तो बता के गए, योग चित्त वृत्ति निरोध, हजारों साल पहले। लेकिन आज तो हमें फिर प्रमाण चाहिए ना आज के हिसाब से, तो वो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। वो तो प्रमाण आप सब योग से जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं आप योग शास्त्रों को। लगभग 6000 के करीब पब्लिकेशन गूगल स्कॉलर पे हैं। वैसे ही लगभग 3000 के करीब पब्लिकेशन साइंस डायरेक्ट में है। वैसे सोच गंगा पे जाओगे आपको दुनिया पर रिसर्च क्लियरली मेंशन करेंगे हम जो योग करेगा तनाव नहीं होगा, और जो जिससे तनाव है योग करने से वो उस तनाव को हैंडल करता है। तो ये हमने मुख्य तौर पे हमने चर्चाएं करी। अब जो बात आती है, हमने ये सारी जो बातें करी हैं, इसके पीछे का एक जो प्रश्न रहता है, वो प्रश्न ये है कि जी ये जो मानसिक रोग हैं इसका कारण क्या है। प्रश्न है ही, बनता है या नहीं बनता, प्रश्न बनता है ना। क्या है कारण, क्यों ये PMEI का सिस्टम बिगड़ता है, क्यों ये HP एक्सिस बिगड़ता है, क्यों हमारे शरीर में इस प्रकार का गेम शुरू होता है, इसका कारण क्या है। उससे पहले, कारण से पहले मैं 1-2 लाइन में जो हमारा प्रीवलेंस वाली जो बात चल रही थी ना, कि दुनिया को तनाव कैसे प्रभावित कर रहा है, अब ये बात
दुनिया से हटके राज्यों में, देशों में, राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में, खंडों में, गांव में, परिवारों में और व्यक्ति तक पहुंच गए। मतलब एक समय जो ऐसा होता था जब परिवार के लोग मिलके बैठ के सारे, कोई मतलब ही नहीं था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। लेकिन इतनी भयावह स्थिति अभी भारत में बढ़ रही है क्योंकि लाइफस्टाइल को, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। ये 33% जो मैं वेस्टर्न कंट्रीज का डेटा दे रहा हूँ, इसका एक बड़ा कारण है उनकी लाइफस्टाइल। Because these all are the lifestyle disorders, and we now started to follow the Western world. That's why we also are suffering from the psychosomatic disorders. हम भी सफर कर रहे हैं उनसे। तो ये अब बात परिवार तक पहुंच गई, ये हमारी समस्या बन गई। ये अब बात शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच गई। ये अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में स्ट्रेस आ जाता है, उसका एकेडमिक कैरियर बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक आईआईटी का स्टूडेंट है, आचार्य जी, आईआईटी का 3rd ईयर में पढ़ता है। उसके माता पिता इतने परेशान हैं, वो अभी स्किज़ोफ्रेनिया उसको बीमारी हो गई। क्यों हुई? माता पिता दोनों जॉब करते थे, नौकरी में थे, बच्चा आता था, उसको समय बिताने के लिए कोई मिला नहीं। स्कूल में जाता था, थोड़ा मोटा था, बच्चे उसको चिढ़ाते थे। अब घर पे किसी को बता नहीं पाता था क्योंकि मम्मी पापा के पास समय नहीं था। अब वो बीमार हो गया, अब उसको योगा थेरेपी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये कि स्टूडेंट्स के जीवन में अगर आ गया तो उसका कैरियर, इंस्टीट्यूशन में आ गया, उस इंस्टीट्यूशन उस संस्थान का आउटपुट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी कंपनी में आ गया, उसका आउटपुट खत्म हो जाता है। अगर परिवार में आ गया तो फिर मतलब हम कहते हैं नरक, स्वर्ग नरक। तो ये तनाव है जो नरक बनाता है, और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है जो हमारे जो स्वर्ग क्रिएट करता है। ये क्रिएशन ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है। स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्वर्ग बनाएंगे, और यदि तनाव से रहेंगे तो नरक। ये हमारे हाथ में। किसी भी स्थान को हम स्वर्ग बना सकते हैं, क्या रह के? खुश रह के। और किसी भी स्थान को हम नरक बना सकते हैं, क्या करके? तनाव लेके। क्योंकि तनाव से फिर क्रोध पैदा होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अटैचमेंट जो है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। यहाँ से खेल शुरू होता है। तनाव आया, तनाव से फिर हमारे भीतर अविद्या, ऋषि पतंजलि जी बताते हैं इसको, कलेश। जो तनाव एक कलेश है। मूल कारण क्या है? हम कारण की बात कर रहे हैं। अविद्या, अविद्या इज द रूट कोज ऑफ स्ट्रेस। और अविद्या क्या है? क्या है अविद्या? अविद्या ये है कि सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, ये अविद्या है। नित्य जो हमेशा रहेगा उसको अनित्य मानना कि भाई कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं भगवान ने जन्म दे दिया ना, और जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक हमारा ये शरीर रहेगा, और फिर कुछ भी करते रहते हैं। जो करना है करो, जितना भी खाना है पीना है, एक बार तो जीवन मिला है। जैसा लाइफस्टाइल रखनी है, रात को 2-2 बजे सोना है, कुछ भी पिज्जा बर्गर चाउमीन जो खाना है खाओ, जिंदगी एक बार नहीं। यह है अविद्या। नित्य को अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना। यहाँ से सारा ये स्ट्रेस शुरू होता है, अविद्या। अविद्या से फिर अस्मिता आती है, मैं का भाव, फिर राग आता है, और राग से फिर खत्म हो जाता है आदमी। राग से फिर यहाँ से कोरिलेशन भगवत गीता का वो श्लोक करता है जो मैंने अभी बोला कि अटैचमेंट से हमारा काम, डिजायर, इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाओं से फिर हम क्रोध पैदा होता है जब वो पूरी नहीं होती। तो क्रोध से हमारी मेमोरी खत्म होती है, मेमोरी खत्म होने से हमारा इंटेलेक्ट लेवल खत्म होता है, और बुद्धि गई तो सब गया। प्रणश्यति, खत्म व्यक्ति। ये है कारण, और अब इसका समाधान है योग के पास। क्योंकि हमारा जो समय है
वो अभी हैं 15-20 मिनट, तो हम जल्दी से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समाधान में हमें अभी एक ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स को ढूंढना है जो हमारी इस समस्या को ख़त्म करें जड़ से। मैं जो बता रहा हूँ, और ये मेरे मन की पीड़ा भी है, क्योंकि मैं चिकित्सा से भी जुड़ा हुआ हूँ, चिकित्सा भी हम करते हैं, कि बड़ी तेज़ी से गाँव में डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में एंजाइटी के पेशेंट हो रहे हैं। जो गांव माने जाते थे, पेड़ों के नीचे खाट डाली, सब बैठ के बात करने लगे, सब ने खूब हंसी कर ठहाके लगाए। गांव का जीवन आदर्श जीवन माना जाता था। आज वही गांव के लोग स्ट्रेस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि वो अनेकों प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। और ये समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये समस्या जो ही तनाव की बढ़ रही है, ये अपने साथ में सैकड़ों बीमारियों को लेके आ रही है। और मैंने तो आचार्य जी एक महेंद्रगढ़ शहर में एक छोटा सा सर्वे किया है, वो ये किया कि मेडिकल स्टूडेंट हमारे पास में 150 के करीब। हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये बताओ कि आपके जीवन, आपके परिवारों में किसका ऐसा परिवार है जिसमें 100% व्यक्ति स्वस्थ है। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 100 विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी का हाथ खड़ा नहीं करता कि हमारे परिवार, हमारा एक ऐसा आदर्श परिवार है जिसमें 100 के 100% व्यक्ति स्वस्थ है। और मैं ये मानता हूँ कि ये स्थिति पूरे भारत देश की है, पूरे राष्ट्र की ये स्थिति है कि मुश्किल से आपको कोई एक परिवार, पूरे भारत के लगभग 130 करोड़ जनसंख्या का देश, मुश्किल से कोई एक परिवार मिलेगा जिसमें 100% व्यक्ति परिवार के सदस्य आपको स्वस्थ मिलेंगे। इतनी भयावह स्थिति में ये देश पहुंच चुका है और ये मैं पीड़ा आपके साथ में साझा कर रहा हूं। तो इसका अब अपने को समाधान करना है, मिलके समाधान करना है। मैंने मंत्र बोला था ना, संग छद्म संवदत्तम संभोमना, मिलके समाधान करना है। और ये समाधान योग चिकित्सा के पास है। और कैसे है समाधान? तो इसको हम जब समाधान करते हैं, चिकित्सा जब हम करते हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पंचकोशाद बेस्ड योगा थेरेपी। क्या नाम है? तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशाद की चर्चा करी गई है ना। कौन कौन से 5 कोश? पहला क्या है? अन्नमय कोश। दूसरा बताइए योग वाले। दूसरा प्राणमय। तीसरा मनोमय। चौथा विज्ञानमय। पांचवा आनंदमय। जब हम योग चिकित्सा करते हैं तो हम केवल हमारी फिजिकल बॉडी की चिकित्सा नहीं करते। योग में जब हम आ गए, योग में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम लोग जो है ना, हम मन को भी मानने वाले लोग हैं, हम प्राण को भी मानने वाले लोग हैं। हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की तरह केवल फिजिकल बॉडी को नहीं हम नहीं मानते। इसलिए हम, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया कि समस्या शुरू कहां से होती है? अविद्या, मतलब विज्ञानमय कोश, which is related to our intellect seed, intellect power, intellect energy। चौथे कोष से समस्या शुरू हुई, अविद्या से। वो फिर कहां पे आई? मनोमय कोष में। जैसे ही हमने, हमारे मन में अविद्या आई, हमारे ब्रेन ने, बुद्धि ने काम करना कम किया, वो सीधा हमारे मन के इच्छाओं को, लाइक डिसलाइक, ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब, ये बढ़िया लगता है, ये खराब लगता है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये समस्याएं शुरू हुई। और जैसे ही मनोमय कोष में समस्या आई, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट आवर सेकंड कोशा, दैट इज प्राणमय कोशा। जैसे ये समस्या शुरू हुई, हमारे प्राणिक लेवल बिगड़ जाता है। प्राणिक लेवल क्या? सांस झटके के साथ आनी शुरू हुई, सांस कंटिन्यूस आनी शुरू हुई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और जैसे ही हमारा प्राणमय कोष बिगड़ा, हमारे अन्नमय कोष में समस्या, बीपी के रूप में, शुगर के रूप में। तो कहां से स्टार्ट होता है? विज्ञानमय कोष से। और हम कहाँ चिकित्सा लेते हैं? हम चिकित्सा लेते हैं अन्नमय कोश की। किसकी चिकित्सा लेते हैं? केवल फिजिकल बॉडी। समस्या तो वहां पे है ही। समस्या का कारण तो कोई और है और हम किसी और को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा।
तो हमें इन पांचों कोशाज को ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, एक दूसरे से आपस में गहन रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे पे इंपैक्ट डालते हैं। अब बात ये है कि अगर तनाव हो गया तो हम करें क्या? तो हम एक एक कोशाज को लेके चलें। जैसे अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए जो टूल है उसमें से पहला टूल है डाइट। तनाव में हम कैसा आहार लें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब कैसा लें? तो एक हायरार्की हमने एक बनाई है, जिस हायरार्की का नाम है पंचगव्य डाइट हायरार्की। क्या नाम है? पंचगव्य डाइट हायरार्की। ये जो पूरे का पूरा जो स्थिति पूरे भारत की और पूरी दुनिया की जो बिगड़ रही है उसमें एक कारण आहार है, डाइट। सुनते थे ना पूर्वजों से, जैसा खाएंगे अन्न। तनाव किसकी बीमारी है? मन की। मन का रोग है तनाव। तो आहार को बड़ी सावधानी से चुनाव करें। और मैंने क्या बताया? पंचगव्य डाइट हायरार्की जो पूरे भारत में छोड़ दी। मतलब क्या? बीज से लेके और लास्ट में जब थाली से खाना आपके पेट के अंदर गया, ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है इसका हम ध्यान रखें बड़ी सावधानी के साथ। जैसे बीज हम हाइब्रिड जेनेटिक मॉडिफाई का प्रयोग ना करें। जब मैं बातें करता हूँ ना तो फिर लास्ट में कहते हैं सर आपने जो है ना बातें जल्दी बताई लेकिन ये संभव नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई संभव नहीं है तो फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होगा। समाधान ही नहीं, इसके अलावा समाधान ही नहीं तो हम क्या करें? हम क्या समाधान बताएं? बताओ। अब शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पंचगव्य डाइट हायरार्की क्या है? बीज से शुरू होता है। हमारा ट्रेडिशनल बीज में रीजनरेटिव पावर बड़ी जबरदस्त होती थी। आपने देखा हमारे नाना ने किसी दुकान से बीज खरीदा? किसी ने सुना हो, देखा हो, खरीदा कभी? जब से ब्रह्मांड चल रहा है तब से आज से 50-60 साल पहले तक, और वो भी नहीं अभी तक, हरित क्रांति से पहले तक हमारे दादा नाना फसल जब होती थी उसमें से पके हुए बीज निकालते थे, माटी की हांडी में डाल के रखते थे और उसको फिर जो अच्छे अच्छे फल होते थे, पौधे होते थे, उसको फिर अगली बार बोते थे। उसमें रीजनरेटिव पावर जबरदस्त थी कि एक बार आपने फसल ली, दूसरी बार भी ले सकते हो, तीसरी बार भी। अब हाइब्रिड बीज को आप लेके आओ, आप फसल लगाओ, उसमें से आप बीज निकाल के रखो, अगली बार वो उग नहीं सकते वो। मतलब क्या है? हमारे शरीर की हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही? हमारी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम हाइब्रिड और जेनेटिक मॉडिफाइड बीज के कुछ चक्कर में फंस गए और जिससे निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। समस्या तो यहाँ है। बीज से कहानी शुरू होती है। बीज को फिर हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में डालने के बाद इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पेस्टिसाइड कि वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मुख्य तौर पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस को कैसे मेजर करते हैं? तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे IL-6 है, IL-8 है, IL-10 है, IL-12, इंटरलेक्टिन 6, 8, 10 ऐसे इनको नाम बोलते हैं। एलिजा किसी को चेक करते हैं। तो यूरिया का खाना, यूरिया की रोटी, डीएपी की रोटी, पेस्टिसाइड की रोटी, ये शरीर में स्ट्रेस को बढ़ाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ाने वाले हैं। हम क्या खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? यूरिया की रोटी, यूरिया की सब्जी, यूरिया के फल। पूरा भारत ऐसे खा रहा है, इसलिए पूरा भारत बीमार है। ठीक है, खाद के बाद में फिर हमने क्या किया? उसको लेके आए, गेहूं को ग्राइंडिंग प्रोसेस बदल दिया। ऐसी तेज आरपीएम की अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक प्रोग्राम था, IPS डिपार्टमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, बड़ी अच्छी उन्होंने मुहिम शुरू करी। उसमें मुझे 2 विद्यार्थियों को गाइड करने का अवसर मिला। उसमें से एक विद्यार्थी ने केवल इस पे काम किया कि ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग और जो मॉडर्न ग्राइंडिंग है वो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में कितना डिफरेंस है तो उसको देखने को मिला। उसने एक सैंपल जो इलेक्ट्रिक चक्की है उनको भेजा, एक हाथ वाली चक्की के पास में भेजा, उनको भी इलेक्ट्रिक में बना दिया, वैसे 100 RPM से चलती है। तो पता चला कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू में चेंज दिखाई। जब वो तेज वाली चक्की चलती है ना तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को लगभग न्यून कर देती है। इतने साल हम खेत में मेहनत किया लेकिन बिना न्यूट्रिशन का भोजन खा लिया, फिर लास्ट में पेट तो भरा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं। तो इसका ध्यान रखें। आरपीएम के बाद में फिर खाना पकाने के बर्तनों का ध्यान रखें, एल्यूमिनियम का कम से कम प्रयोग करें ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू सेव रहे। मिट्टी के पात्र, तांबा, कांसा, पीतल, लोहा, इनका हम प्रयोग करें।
उसके बाद में फिर हम खाते हैं, खाने का तरीका, ये पूरी हायरार्की मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे बैठ के खाने का प्रयास करें। मेरे नाना जी की मैं बात बताता हूँ, आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो ऐसे उठू बैठ के खाना खाते हैं, उठू बैठ के, और उनका इतने जॉइंट्स इतने मजबूत हैं उनके, केवल एक ही कारण है, कभी भी कुर्सी पे और मेज पे बैठ के खाना नहीं खाया। तो खाने का तरीके का हम ध्यान रखें, चबा चबा के खाना खाएं। और उसके बाद में हम बर्तन में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में एक और गड़बड़ कर देते हैं, वो लिया विम बार SLS और उसमें पता नहीं INS 200 INS 400 का विम बार लगा के उसको छोड़ दिया बर्तन को। अगले दिन फिर उसी में डाल के खाया, उसको जब धूप में ले जाके देखेंगे, अरे विम बार तो साफ ही नहीं हुआ अच्छे से, वो विम बार भी खा गए। सब्जी के साथ, पनीर के साथ विम बार अंदर, आलू की सब्जी के साथ विम बार अंदर, दाल के साथ विम बार अंदर। मतलब केमिकल का हम कम से कम प्रयोग करें, ठीक है। एक सिद्धांत को फॉलो करें, जो दादा दादी करती थी वैसा करना शुरू करें, जो नाना नानी करती थी वो करना शुरू करिए। मैंने लाइफस्टाइल को केवल एक वाक्य में पूरा कर दिया। वैसे सुबह से लेकर पूरी बड़ी लाइफस्टाइल है, लेकिन मैंने एक वाक्य में पूरा किया है कि जो नाना नानी करते थे, जो दादा दादी करते थे, वो हम भी करना शुरू करें तो रोग नहीं आएंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं आएंगे। ये पूरी की पूरी एक पूरी रहती है, ठीक है। उसके बाद में अन्नमय कोष में हम फिजिकल प्रैक्टिस, सूर्य नमस्कार हम करें, तो इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से हमारा जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस ना वो रिलीज होगी। स्ट्रेस अगर किसी को रिलीज करना है ना, स्ट्रेस रिलीज करने का प्रभावी तरीका, पहले ट्रेडिशनल क्या होता था, ये होता था, खत्म हो गया ये तरीका। करके देखो, सारे अपने राइट लेग को आगे करो और ऐसे जो काफ मसल्स उनको प्रेस करो। पहले बम्बई सासू का पैर दबाते थे, अब तो गले वाली नौबत आती है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है परिवारों में, क्या करें। तो ये जो ही हम दबाते हैं तो हमारा जो वेगस, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी एक्टिविटीज बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। ये जो शोल्डर्स के पास से जो ये रीजन है ना, ये यहाँ से दबाने से स्ट्रेस कम होता है, रिलीज होता है। मैं दबाइए राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड पे मसल्स को थोड़ा प्रेस कीजिए, और लेफ्ट हैंड से, हाँ पूरा प्रेस कीजिए अच्छे से, और लेफ्ट हैंड से, यहाँ से डायबिटीज़ भी कम होता है। तो पता है ऐसे प्रेस करने से डायबिटीज़ कम होता है, हाँ? क्योंकि सारा खेल स्ट्रेस का है। ऐसे करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, पेनक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार एक अच्छा अभ्यास है। फिर प्राणायाम के अभ्यास, आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, भ्रामरी का आप अभ्यास करें। आज हम 2 क्रियाएं करेंगे, मैं एक बार मोटे मोटे रूप से आपको बता दूँ, है ना। प्राणायाम के अभ्यास आप कुंभक के साथ जितना कर सकते हैं उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। मनोमय कोष के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें, लेकिन सावधानी के साथ। जैसे एक ये परंपरा चल पड़ी है ना, परंपरा ये चल पड़ी कि क्या मतलब कुछ समय की लर्निंग्स में हम एक्चुअली मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर पाते। डिप्रेशन वाले को भी ध्यान करवा देते हैं, वो बेचारा पहले से डिप्रेशन में, उसकी वो बेचारा पहले से परेशान है, उसकी आंखें बंद करवा देते, तो उसकी पहले आंखें बंद रहती है। डिप्रेशन वाले में पहले आंखें बंद रहती है, उसको फिर चलो आंख बंद करके ध्यान करो, वो फिर चला जाएगा उसी ट्रामा में जिसके कारण से उसका डिप्रेशन शुरू हुआ। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, आप सब योग से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे नरेश जी, पूज्य आचार्य जी, आदरणीय मैम आपको करवाते हैं। मैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे कुछ जो ध्यान रखने योग्य कॉन्सेप्ट उन पर चर्चा करूँगा। तो ऐसे लोगों को हम डायनेमिक प्रैक्टिस करवाएंगे। डिप्रेशन के मिले उनको हम डायनेमिक प्रैक्टिस दें, एंजाइटी के मिले उनको हम थोड़ा सा स्लो प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। तो प्राणमय कोष के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें। एक क्रिया हम करेंगे, आर्स क्रिया। आज मेरा सौभाग्य ये है कि आर्स क्रिया करवाने का अवसर आज यहाँ पे ऋषि दयानंद जी के इस जो है पावन स्थल पे और इस धरा पे हम सब यहाँ पे आर्स क्रिया को आज हम एक साथ करेंगे। आर्स क्रिया। दूसरा, आज एक वैदिक ध्यान का हम अभ्यास करेंगे। मनोमय कोष की प्रैक्टिस क्या है, मनोमय कोष में अगर गड़बड़ आ गई तो उसको ठीक कैसे करेंगे? भजन के द्वारा। किसके द्वारा? गाते हो भजन? आज गाएंगे, भजन भी गाएंगे। भजन के द्वारा ठीक करें, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा,
ठीक है, मनोमय कोष में गड़बड़, इससे ठीक करें। प्राणमय कोष में आएंगे तो कैसे ठीक करेंगे बताओ? प्राणायाम के द्वारा। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एक पीईटी टेक्निक है, प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। अन्नमय कोष में समस्या आ गई तो क्या करेंगे? डाइट, सबसे पहला डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। एक बात का ध्यान रखेंगे, तनाव वाले को हम एलएसपी क्रिया देंगे, एलएसपी, क्योंकि उसके तनाव होने के बाद में सबसे ज्यादा समस्या पेट की बढ़ती है। लघु संख्य प्रक्षालन, इंटेस्टाइन की क्लीजिंग, ठीक है। मनोमय में हम आज एक अभ्यास करेंगे, प्राणमय कोष का आज हम एक अभ्यास करेंगे। विज्ञानमय कोष सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेसिव डिसऑर्डर में। कौन सा कोष? कैसे ठीक करोगे विज्ञानमय कोष की? जिसकी बुद्धि, जो अविद्या का शिकार है, उसकी बुद्धि कैसे ठीक होगी? उसको ज्ञान दो, बिना ज्ञान के अविद्या नष्ट नहीं हो सकती। तो क्या करोगे? एक टूल है जिसको हम बोलते हैं योगी काउंसलिंग। काउंसलिंग करो ज्यादा से ज्यादा। जो भी स्ट्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है पार्टिसिपेंट, हम पेशेंट नहीं बोलते, पार्टिसिपेंट बोलते हैं, प्रतिभागी। पेशेंट से फिर वो और स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे को हम क्या करें? विज्ञानमय कोशाज की प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये भी बड़ा सुंदर अभ्यास देखो, अभी हुआ था ना, क्या था ये? हाँ, तो ये भी करें साथ में। तो विज्ञानमय कोष के लिए हम काउंसलिंग दें। आर्ट्स ग्रंथों का स्वाध्याय, और जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ, आधे तनाव वैसे खत्म कर देंगे। आर्ट्स ग्रंथों का स्वाध्याय एक बड़ा टूल है विज्ञानमय कोष को ठीक करने के लिए, अविद्या को हटाने के लिए। अविद्या हटेगी तो पांचों कलेश हटेंगे और तनाव हटेंगे, ठीक है। और फिर आनंदमय कोष, अंतिम वाला आनंदमय कोष के लिए हम क्या करें? हम उसको नदी के पास लेके जाएं, पेड़ों के पास लेके जाएं, जंगलों में लेके जाएं, घुमाएं फिराएं। प्रकृति का जितना ज्यादा सानिध्य हम उसको प्रदान कर सकते हैं वो हम दें। ये 5 कोशाज को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेस के पार्टिसिपेंट के लिए हमें देखना है, स्ट्रेस की वजह से कौन सी बीमारी है। बीपी है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा, डायबिटीज है उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा, स्किज़ोफ्रेनिया है उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा, हाइपर एसिडिटी है उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा, बायोपोलर डिसऑर्डर है उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा, ओसीडी समस्या है उसके लिए अलग मॉड्यूल बनेगा। जितनी भी बीमारियां हैं, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि पंच कोशाज को ध्यान में रखते हुए उसका डाइट प्लान आप तैयार करोगे, उसका फिजिकल एक्सरसाइज का जो प्लान है वो तय करोगे, प्राणायाम कौन से देने हैं ये आप तय करोगे। डिप्रेशन वाले को लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीथिंग नहीं देते, डिप्रेशन वाले को चंद्र भेदी प्राणायाम नहीं देते, डिप्रेशन वाले को आप बहुत ज्यादा जो है कामिंग प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, है ना। वैसे ही एंजाइटी वाले को आप राइट नोस्ट्रल ब्रीथिंग नहीं दे सकते, एंजाइटी वाले को आप सूर्य भेदी, सूर्य अनुलोम विलोम अभ्यास नहीं करवा सकते, एंजाइटी वाले को आप बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। ये थेरेपिस्ट तय करता है कि वो पार्टिसिपेंट की कंडीशन देख के। थेरेपी इज इंडिविजुअल फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए हर एक अलग थेरेपी मॉड्यूल तैयार करना होता है। योग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हम ध्यान करें तो फिर हम देखेंगे धीरे धीरे पार्टिसिपेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे से उसके चेहरे पे फिर क्या नहीं शुरू हो जाएगी, क्या हाँ कि ऐसे सीरियस मूड करके स्माइल, क्या नहीं शुरू हो जाएगी। अब 4-5 चेहरे अभी भी उदास हैं, स्माइल, और यही मोक्ष तक भी लेके जाता है। क्या बोला मैंने? स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको मोक्ष तक लेके जाता है। क्या होता है मोक्ष? लिबरेशन फ्रॉम दुखाद, लिबरेशन फ्रॉम क्लेशाद। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मोक्ष में, भगवान पता नहीं क्या मरने के बाद कैसे मिलता होगा, कहाँ क्या होता होगा, वो जीवन मुक्त अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। भाई जीते जी खुश रहे, जीते जी आनंद में रहे, वो मोक्ष है, जीवन मुक्त अवस्था। ये जो हमारा योग दर्शन है, ऋषि पतंजलि जी कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था की चर्चा करते हैं। क्या है? हमें संकल्प लेना है कि हम दुखी नहीं होंगे, इसका मतलब आप मोक्ष मिल गया। लेकिन ऐसा सोचना नहीं, कोई सोचते रहे तो मैं दुखी नहीं होगा, दुखी और वो दुखी होता रहता है। सोचना नहीं है, करना भी ऐसा, ठीक है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। जीते जी पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, यही मोक्ष है। जीते जी यही जीवन मुक्त अवस्था है।
कलेशों से मुक्ति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। और अब चूंकि समय हो गया, हम अभी 2 टेक्निक 16 हो गए। तो हम एक राउंड तो हम आर्स क्रिया का करते हैं और फिर हम संक्षिप्त में बहुत ब्रीफ में हम वैदिक मेडिटेशन की तरफ बढ़े। ठीक है। तो आर्स क्रिया के लिए हम इसमें 3 प्रकार की ब्रीदिंग है आर्स क्रिया। ठीक है। एक तो है राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, इसमें मुख्य तौर पे 3 राउंड तो मिनिमम करने होते हैं, लेकिन आज हम एक राउंड करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है, 3 बार राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, फिर 3 बार लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे और फिर 3 बार अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है। करना कैसे ये ध्यान रखना, इसमें आप राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, तो फिर कुंभक लगाएंगे। ठीक है। और आपका जैसे आपने अपने दाएं हाथ का प्रयोग किया बाएं नोस्ट्रल को क्लोज करने के लिए, आप दाएं से लंबा सांस ले रहे हैं, आपका बायां हाथ आपके सहस्त्रार चक्र यहाँ पे रहेगा। ठीक है। दबाना नहीं है, सिर में दर्द कर लो ना, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल फर्म टच रहेगा, बिल्कुल सहज टच रहेगा ऐसे। ठीक है। इनहेलेशन करेंगे, लंबा सांस भरेंगे, एक बार डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम सभी एक साथ मिलके करेंगे ना। इनहेलेशन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मेंटल काउंटिंग, कितने सेकंड में इनहेल कर रहे हैं। जैसे 8 सेकंड में किया तो 8 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर सांस को हाथ को ऊपर रखेंगे और फिर रोक के रखने के बाद में एक्सहेल करते हुए भ्रामरी जप करना है। ऐसा समझ में, जैसे इनहेल किया अंतः कुंभक और फिर आपका जो पूरा ध्यान है, जो इसमें सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आपका पूरा ध्यान, आपका जो मन है ना, उसको यहाँ पे रखोगे, केवल हाथ पे। और जब आप ये गुंजन करोगे तो एक पूरा 3 डायमेंशनल इफेक्ट, इसको बोलते हैं चैंटिंग का, वो आपका क्रिएट होगा। उसको अपने को फील करना है, यू हैव टू फील दैट। ठीक है। ऐसे ही फिर एक बार करने के बाद में फिर एक बार अपने को राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट क्लोज करके राइट से करना है। ठीक है। तो ये फिर करेंगे, उसके बाद में फिर हम अल्टरनेट नोस्ट्रिल करेंगे। अल्टरनेट को अनुलोम विलोम करते हैं ना, तरीका वही रहेगा। सांस लेंगे, सांस रोक के रखेंगे, एक्सहेल दूसरी नोस्ट्रिल से जब करेंगे तो चैंटिंग के साथ में करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर चैंटिंग के साथ एक्सहेल करेंगे। इनहेल करेंगे अंतः कुंभक, चैंटिंग के साथ एक्सहेल, इनहेल करेंगे अंतः कुंभक, चैंटिंग के साथ एक्सहेल। क्लियर हुआ सबको? तो 2 राउंड कर लें। अच्छा, 2 राउंड हम करेंगे। ठीक है। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी कमर सीधी, किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आप जिस भी स्थिति में सहज, आंखें बंद करें सहजता के साथ। और जब तक ये क्रिया पूरी ना हो तब तक कोई आंखें ना खोले। 2 राउंड हम राइट नोस्ट्रिल से करेंगे, 2 राउंड हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे और फिर 2 राउंड हम अनुलोम विलोम का, मतलब अल्टरनेट नोस्ट्रिल का हम पूरा करेंगे। आंखें बंद करें, धीरे से लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे एक तरफ से, जितना धीरे हो उतना धीरे। मेंटल काउंटिंग चलती रहे, जितने काउंटिंग में आप कर रहे हैं। इसके बाद अंतः कुंभक लगाएंगे, रोक के रखेंगे सांस, और उसके बाद में चैंट करते हुए लाउड चैंटिंग भ्रामरी की करेंगे। पूरा ध्यान आपके हाथ पे वाइब्रेशन जो हो रहे हैं उसको। एक्सहेल एंड स्टार्ट द चैंटिंग। कुंभक रिटेंशन स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, एक्सहेल रिटेंशन, स्लोली एंड जेंटली चेंज द नोस्ट्रिल। आंखें बंद रहेंगी, चेंज द नोस्ट्रिल। अभी दूसरी नासिका से लंबा गहरा श्वास करेंगे, हाथ आप
लाउड चैंटिंग, पूरा वाइब्रेशन फील करते हुए inhale deeply, retention of breath, loud chanting. धीरे से हाथ नीचे करेंगे, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। नाउ वी विल गो फॉर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। अपनी दाईं नासिका को बंद करें, अपना बायां हाथ आपके सहस्त्रार चक्र, सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में बाईं नासिका से लंबा गहरा सांस भरें। जितने सेकंड में भरा है उतने सेकंड रोक के रखें। चैंटिंग करते हुए राइट नोस्ट्रिल से निकालें। लाउड चैंटिंग, पूरा ध्यान हाथ पे कंपन रखें। इसी नाक से इनहेल करेंगे दोबारा। इनहेल, सांस रोक के रखें। पूरा ध्यान हाथ पर वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए भ्रामरी चैंटिंग करेंगे। बाएं से बाहर निकालेंगे। इनहेल थ्रू द सेम, यहीं से इनहेल करेंगे। सांस को रोक के रखें। कंपन को महसूस करते हुए दाईं तरफ से खाली करें। यहीं से इनहेल करें दोबारा, लंबा गहरा सांस। सांस को रोक के रखें। लाउड चैंटिंग करते हुए एक्टिवेट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। धीरे से अपने हाथ नीचे करें, आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें। अभ्यास के प्रभाव को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। Feel the silent state of your mind, मन की शांति को, feel the happiness state of your mind, प्रसन्नता को महसूस करें। यहीं से आंखें बंद रखते हुए हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, वैदिक मेडिटेशन। वैदिक ध्यान एक ऐसा अभ्यास जिसमें परमात्मा के गुणों का चिंतन और उसके बाद में दृढ़ करना। वैदिक ध्यान न केवल मन को शांत करता है, मन की प्रसन्नता व आनंद को बढ़ाता है, बल्कि वैदिक ध्यान हमारे नित्य जीवन की समस्याओं को भी हमसे दूर रखता है। परमात्मा के गुणों का चिंतन, परमात्मा का पहला गुण, ईश्वर सर्वत्र है। परमात्मा इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। परमात्मा के इस सर्वत्र गुण का चिंतन करते हुए लंबा गहरा सांस भर के एक बार ओमकार का जप करेंगे। लंबा सांस भरेंगे। कंपनों के प्रभाव को अपने पूरे शरीर में महसूस करें
और परमात्मा के इसी गुण का मानसिक चिंतन करें। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक। और उसके बाद में रिजोल्व करना शुरू करें कि क्योंकि परमात्मा वो सर्वव्यापक है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे वो दिव्य सत्ता उपस्थित है, अपने आगे, अपने पीछे, अपने दाएं, अपने बाएं, अपने ऊपर, अपने नीचे, चारों तरफ दिव्य सत्ता की उपस्थिति को महसूस करें। आपके शरीर के बाहरी आवरण पे आपके अंतःकरण दिव्य सत्ता की उपस्थिति को महसूस करें। आपके रोम रोम में परमात्मा, इस प्रकृति के रोम रोम में वही सर्वत्र वो विद्यमान है, मेरे रोम रोम में हुआ उसका वास है, हुआ उसका वास है। परमात्मा का दूसरा गुण वो न्यायकारी, वो हमेशा न्याय करते हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। परमात्मा के इस न्यायकारी गुण का चिंतन करते हुए लंबा श्वास भर के एक बार ओमकार का जप करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे। ओमकार के कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस करें तथा परमात्मा के इसी गुण का एक बार मानसिक चिंतन करें। परमात्मा न्यायकारी है। और उसके बाद में रिजोल्व करें कि क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, मेरे जीवन में अब जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मुझे अब जो भी मिल रहा है, मान अपमान, सुख दुख, ये सब उस परमात्मा का न्याय है। या तो ये मेरे ही कर्मों का फल है, या फिर ये भौतिक दुख का फल है। मेरे कर्मों का फल परमात्मा ने मुझे दिया। परमात्मा का प्रसाद मान के उस न्याय को अपने भीतर समता का भाव विकसित करें, स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। जो भी है मेरे जीवन में चल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। परमात्मा का प्रसाद मान के उसको स्वीकृति दें, उसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को समता में स्थित करें। सुख दुख सब उसी का न्याय है, समता से मिल रहा मैं, यही तो ध्यान है, यही तो ध्यान है। परमात्मा का तीसरा गुण वो सर्वशक्तिमान, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली, उनसे ज़्यादा बलशाली इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। परमात्मा के इस सर्वशक्तिमान गुण का चिंतन करते हुए लंबा गहरा सांस भर के एक बार ओमकार का जप करेंगे। लंबा सांस लेंगे।
कंपन को महसूस करें। परमात्मा के इसी गुण का मानसिक चिंतन करें। परमात्मा सर्वशक्तिमान। और उसके बाद रिजोल्व करना शुरू करें, क्योंकि परमात्मा मेरे पास हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, मेरे चारों तरफ वो हैं। महसूस करें कि वो उनकी दिव्य शक्तियों से आपको अनुग्रहित कर रहे हैं। परमात्मा की शक्तियाँ आपके सिर के ऊपरी हिस्से से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं, एक दिव्य प्रकाश के रूप में। महसूस करें कि वो शक्तियाँ आपके चेहरे से, चेहरे की मांसपेशियों से होती हुई, आपके गर्दन से होती हुई, आपके दोनों कंधों, भुजाओं में, दोनों हाथों की हथेलियों में प्रेषित हो रही हैं। वहाँ से वो शक्तियाँ गर्दन से होती हुई शरीर के अगले हिस्से और शरीर के कमर के हिस्से, दोनों हिस्सों में जा रही हैं। जहाँ जहाँ पे ये शक्तियाँ जा रही हैं, वहाँ वहाँ पे तेज प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। महसूस करें, दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। महसूस करें, शरीर के मध्य भाग से पुनः वो शक्तियाँ दो हिस्सों में विभाजित हो रही हैं। दायां पैर, बायां पैर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियाँ, टखने, पैरों के पंजे, पूरे शरीर में परमात्मा की शक्तियाँ प्रवाहित कर रही हैं। आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से प्रकाश से भर रहा है। जिस प्रकार से बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, एक सुनहरा सोने जैसा रंग वहाँ पे उत्पन्न होता है, उसी रंग से आपका अंतःकरण प्रज्वलित हो रहा है। महसूस करें, परमात्मा की शक्तियों से आपकी एक एक सेल, आपका एक एक टिश्यू, आपका एक एक ऑर्गन रोग रहित हो रहा है, व्याधि रहित हो रहा है। आपका चित्त प्रकाशित हो रहा है, आपका चित्त प्रकाशित हो रहा है। शक्तियों का पुंज वो शक्तिमान है, मेरे चित्त में हुआ प्रकाश है, हुआ प्रकाश है, हुआ प्रकाश है। परमात्मा का अगला गुण वो सच्चिदानंद है, वो सदैव आनंद में रहते हैं। परमात्मा के इस आनंदमय गुण का चिंतन करते हुए लंबा गहरा सांस भर के एक बार ओमकार का जप करेंगे। लंबा सांस भरेंगे। परमात्मा के किसी गुण का मानसिक चिंतन, वो कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, उदास नहीं, हमेशा आनंद में रहते। और उसके बाद रिजोल्व करना शुरू करें, क्योंकि परमात्मा हमेशा आनंद में रहते हैं। महसूस करें कि आपके भीतर भी अखंड आनंद की स्थापना हो रही है। आपके भीतर से जितनी भी परेशानियां थी, उदासियां थी, तनाव था, समस्याएं थी, सब बाहर आ रही हैं। आप अपने पिता की तरह, आप अपने ईश्वर की तरह पूर्ण रूप से आनंद में स्थापित हो रहे हैं। पूर्ण रूप से आनंद में स्थापित हो रहे हैं। इस आनंद को आत्मसात करते हुए चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ
अंतःकरण में स्थापित कर इस आनंद तृप्ति को। वो परमानंद की परम मिसाल है, मैं तृप्त हो रहा संग उसी की छाव है, उसी की छाव है, उसी की छाव है। और इस सब के लिए उस परमात्मा का मन ही मन धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। हमारे साथ रहने के लिए, हमें शक्तियाँ देने के लिए, हमें न्याय व्यवस्था समझाने के लिए, हमें आनंद से परिचय करवाने तथा संकट में कि परमात्मा को मैं हर समय हर स्थान पे महसूस करूँगा। मैं उसकी न्याय व्यवस्था को समझकर कभी भी जीवन में परेशान उदास नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। मैं हमेशा परमात्मा की शक्तियों को, गुणों को अपने भीतर धारण करने का प्रयास करूँगा। मैं हमेशा चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ में, पूर्ण आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। संकल्प। और ये आनंद, ये तृप्ति ब्रह्मांड के हर जीव को मिले। न्याय व्यवस्था के आधार पे हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। सभी एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन करें। और अपने चेहरों की मांसपेशियों पे उस ऊर्जा को अवशोषित होने दें जो हमें परमात्मा से हमें प्राप्त हुई। धीरे से पलक झपकाते हुए धरती माता व भारत माता को प्रणाम करते हुए अपने और आनंद का मूल अगला जो टोल है उसको हम करके जीवन में आनंद और तनाव रहते हैं। मेरे साथ साथ दो पंक्तियां दोहराएंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। गाइए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। एक साथ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। क्या क्या करना पड़ेगा? झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। हो लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी न्याय व्यवस्था, जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। गाइए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, बहुत बढ़िया, उसे हरदम आधा तनाव खत्म। इन पंक्तियों को जीवन में धार लिया, तनाव आएगा नहीं। क्या करना है तनाव से दूर रखने के लिए?
जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो। वैसे बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या बढ़ेगा, भूतनी बढ़ गया अंदर, इतना गुस्सा करते हैं। आराम से विनम्रता, सौम्यता, मधुरता। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक हो, जिसकी कथनी में कोयल सी करनी कैसे हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो, जिसकी करनी में फूलों सी महक हो। और प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है, प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। एक साथ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। और अविद्या को हटाना, क्या क्या नहीं करना तनाव को हटाने के लिए। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, ओ निंदा चुगली न जिसको सुहावे। संगत खोटे कर्मों की रंगत ना भावे, हाँ खोटे कर्मों की रंगत ना भावे। सत्संग ही सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। गाइए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही। ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और क्या करना है, सेवा से तनाव खत्म होता है, ईश्वर के काम से तनाव नष्ट होता है। अंतिम पंक्तियां, दीन दुखियों का दुख जो मिटाए, हो दुखियों का दुख जो मिटाए। सेवक बन के भला सबका चाहवे, हाँ सेवक बन के भला सबका चाहवे। और आईनेस नहीं होना चाहिए, अस्मिता नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको क्या बोलेंगे, जिसमें ना कोई, गाइए, जिसमें ना कोई, जिसमें ना कोई घमंड और पाखंड है। हाथ ऊपर ताली बजाते हुए, जिसमें ना कोई घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ये आज का तनाव प्रबंधन का कार्यक्रम, और इसी के साथ में मैं एक बार दोबारा से इस पवित्र माटी को ऋषि दयानंद जी की तपोस्थली, जिसके तपोस्थली हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनके कार्यों को पूरी दुनिया में यहाँ से पहुँचाया जा रहा है, उसको विनम्र प्रणाम करते हुए, कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए आदरणीय पूज्य आचार्य जी का, आदरणीय मैम का धन्यवाद और उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। हम सभी ने यहाँ नीरज मेधार्थी जी के माध्यम से ये तनाव के विषय में एक विशिष्ट व्याख्यान सुना। वैसे हमारे विद्यार्थी तो शायद इस अपेक्षा से थे कि कुछ हम योग की कुछ और अधिक क्रियाएँ करेंगे, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है ना, आप क्रियात्मक योग रोज कर रहे हैं, लेकिन तनाव का जो एक विशिष्ट सिद्धांत हमारे अंदर कैसे पनपता है, उसका विशिष्ट व्याख्यान हमने सुना है। इसके लिए श्रीमान नीरज मेधार्थी जी को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम टीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और
सेंटर फॉर योगिक स्टडीज, इन दोनों के समन्वित प्रयास से चल रहा है। और 3 स्टूडेंट्स वेलफेयर की ओर से श्रीमान नरेश इस कार्यक्रम के सूत्रधार बने हुए हैं। वो विशिष्ट व्यक्तियों को आपके सामने समय समय पर लाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, निमंत्रित उनको करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।